जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है आपका एग्जाम बिल्कुल पास है। दोस्तों, आपके उस प्रयास में जिसमें आप लगे हो ताकि आपका एग्जाम पास हो, दोस्तों उज्जवल डिफेंस एकेडमी में आपका थोड़ा सहयोग करना चाहती है। दोस्तों, हम आपके लिए डेली आपका जनरल साइंस और जीके का टेस्ट लेकर आए हैं, जिसे करने के बाद आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आपका बायोलॉजी के पहले टेस्ट से, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी लिनियस या ऑप्शन डी न्यूटन। दोस्तों, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप सभी ने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है अरस्तु। कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा। जीव विज्ञान का जनक कहा जाएगा अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो उसका नाम होगा दोस्तों अरस्तु। दोस्तों, इसके अलावा हम ये जो तीन ऑप्शन है इनको भी जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी नॉलेज है वो और ज्यादा बढ़े और जिसका फायदा हमें एग्जाम में आए। दोस्तों, ये 12 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन इनसे आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। जैसे कि आप से यदि कोई पूछे जाए सर जीव विज्ञान खुद क्या है, दोस्तों यदि मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो यहाँ पर लिखा है जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाएगा, जीव विज्ञान। तो उम्मीद है आपको जीव विज्ञान समझ में आया होगा, बायोलॉजी आपको समझ में आया होगा। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा बच्चे, जीव विज्ञान कहा जाएगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर जीव किसको कहेंगे। जीव किसको कहेंगे, हम जीव उसे कहेंगे जो क्या करता हो बेटा, सांस लेता हो, भोजन खाता हो, पाचन करता हो और उत्सर्जन करता हो और शरीर की क्या करता हो, ग्रोथ करता हो तथा बच्चे पैदा करता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, जीव कहा जाएगा। तो सर इसका मतलब हम भी जीव हैं और पेड़ पौधे भी क्या है, जीव हैं। बिल्कुल हाँ, जिस तरीके से हम श्वसन करते हैं उसी तरीके से ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो भी जीव हुए। तो आगे क्वेश्चन क्या आया कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के द्वारा हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, सर उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस शाखा को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान या बोटैनी। तो अब क्वेश्चन क्या, सर वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा थियोफ्रेस्टिस को। इसके अलावा सर आपने कहा कि जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक में हम जिसमें हम क्या करेंगे, पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उस ब्रांच को क्या कहा जाएगा, वनस्पति विज्ञान। और सर जिसमें हम जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो सर उस विज्ञान को क्या कहा जाएगा, तो उस विज्ञान को कहा जाएगा जंतु विज्ञान, मतलब जूलॉजी। तो सर जूलॉजी का जनक कौन हुआ, तो जूलॉजी का जनक भी कौन हुआ, अरस्तु। तो यहां से आपको तीन क्वेश्चन जानने को मिले। सर जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, अरस्तु को। सर जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, अरस्तु को। सर वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, थियोफ्रेस्टिस को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर ये लीनियस कौन था, इस लीनियस ने क्या काम किया। दोस्तों, जब आपने जैसे देखा हमने जीवों को दो अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया, एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो आपका जंतुओं का या जीवों का जो वर्गीकरण किया गया उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई थी। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, दवी नाम पद्धति के साथ साथ वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। बच्चे वर्गीकरण क्या होगा, सर वर्गीकरण यही तो है कि हमारे पास सभी पहले जीव थे, उन जीवों को हमने किस में बांट दिया, पौधों में बांट दिया और किस में बांट दिया, जंतु में बांट दिया। तो इस वर्गीकरण का जनक किसे कहा गया, कैरोलस लिनियस को। इसके अलावा कैरोलस लिनियस को दवी नाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। दवी नाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। सर दवी नाम पद्धति क्या, कि जितने भी जीव हैं
या पेड़ पौधे हैं उनको नाम दिया गया दोस्तों। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस लिंक। तो इत्यादि नाम है दोस्तों, जो वैज्ञानिक नाम है जो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए हैं। उनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी आपका कैरोलस लिनियस को। तो यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाएगा, कैरोलस लिनियस को, या द्रविड़ नाम पद्धति का जनक भी किसे कहा जाएगा, कैरोलस लिनियस को। सर बचा ऑप्शन डी, ये है न्यूटन। सर न्यूटन को क्या कहा जाता है, न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, न्यूटन को कहा जाएगा। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू ऑप्शन के हिसाब से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किसको किस चीज का फादर कहा जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है दोस्तों आपके सामने लेमार्क, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेनहुक, ऑप्शन डी पुरकेंजे। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि कोशिका द्रव्य, जो आपको दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो वो की गई थी आपका किसके द्वारा, पुरकेंजे के द्वारा। सर ये साइटोलॉजी या कोशिका द्रव्य होता क्या है, देखिएगा बच्चे, आपको कोशिका द्रव्य जानने से पहले जानना होगा सर कोशिका क्या होती है। मैं आपको यदि समझाऊं, जिस तरीके से एक बिल्डिंग या भवन बनी होती है, और जो बिल्डिंग या भवन होती है वो छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, तो उसी तरीके से प्रत्येक जीव भी छोटी छोटी ईंटों से बना होगा। उन ईंटों की तुलना हम किससे कर सकते हैं, कोशिका से कर सकते हैं। तो प्रत्येक जीव की सबसे छोटी व क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाएगा, कोशिका। तो यहाँ आपको एक बात समझ में आई, वो क्या बात सर, कोशिका क्या होती है, कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कि जिस तरीके से ईंटों के मिलने से क्या बनता है दोस्तों, दीवारें खड़ी होती हैं और एक अच्छी खासी भव्य बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो वैसे ही सर बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं। उन कोशिकाओं के मिलने को या कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक, और उत्तक के समूह को कहा जाएगा दोस्तों अंग। और एक अंग से क्या बनता है, पूरा का पूरा एक शरीर बनता है, और एक शरीर से ही क्या बनता है, पूरा का पूरा जीव बनता है। और जीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया, प्रत्येक जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है बच्चे, कोशिका है। जो कोशिका है सर, कोशिका के कई आकार होते हैं। हम मान लेते हैं जिस तरीके से हमने एक अंडा देखा है, अंडा गोलाकार होता है, लगभग चपटे जैसा या गोलाकार होता है, जिसके बीच में एक पीला पीला क्या होता है दोस्तों, योग होता है। लगभग वैसी ही संरचना किसकी है, कोशिकाओं की होती है। जिसके बाहरी आवरण को कहा जाएगा कोशिका झिल्ली, और अंदर में जो आपको गोल गोल भाग दिखाई देता है दोस्तों, इसको कहा जाता है केंद्र। और इसके चारों तरफ दोस्तों एक लिक्विड पाया जाता है, जिसको कहा जाता है आपका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन यहां से हुई सी बात है कि कोशिका द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई, तो वो की गई आपका पुरकेंजे के द्वारा। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने जो इसका आंसर दिया होगा, वो दिया होगा कि कोशिका द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक। ऐसा होता है दोस्तों अक्सर, क्योंकि जब आदमी थोड़ी सी चीजों को जानता है तो डायरेक्टली एक ही चीज के ऊपर क्या करेगा, वो फोकस करेगा। इसीलिए दोस्तों आपको ऑप्शन क्या दिया गया था, पुरकेंजे दिया गया था ऑप्शन में। देखिएगा यदि क्वेश्चन आता है कोशिका, यहाँ द्रव्य नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जबकि आपका कोशिका द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, आपकी पुरकेंजे के द्वारा की गई। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में अभी तक आया होगा कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब थोड़ा सा और भी ऑप्शनों के बारे में जानते हैं हम, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा देखिएगा सर। लेकिन आपने कहा सर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, लेकिन किस प्रकार की कोशिका की, सर संजीव या निर्जीव। तो बेटा
कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी वो कोशिका कैसी थी बच्चे? आपकी संजीव कोशिका थी, सॉरी निर्जीव कोशिका थी। निर्जीव कोशिका सर पेड़ की छाल के ऊपर दोस्तों जो कोशिका की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब आपके सामने फिर क्वेश्चन खड़ा होगा, सर यदि रॉबर्ट हुक के द्वारा निर्जीव कोशिका की खोज की गई तो संजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो संजीव कोशिका की खोज बच्चे किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी। फिर आप पूछोगे जिस तरीके से रॉबर्ट हुक के द्वारा संजीव निर्जीव कोशिका की खोज पेड़ की छाल पर की गई, तो दोस्तों संजीव कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक के द्वारा कहां पर की गई बेटा? तो की गई आपके तालाब के जल में, पॉन्ड वाटर में। तो आपने ऑप्शन बी कर लिया, ऑप्शन सी कर लिया, ऑप्शन डी, तो बच जाता है लेमार्क। सर लेमार्क से क्या क्वेश्चन बनेगा? लेमार्क से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किया गया आपका लेमार्क के द्वारा। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका लेमार्क के द्वारा। उम्मीद है आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क के द्वारा किया गया और सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। और संजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई। और कोशिका द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई बच्चे? पुरकेंजी के द्वारा की गई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाएगा? जो कोशिका का ब्रेन है वो किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी केंद्रक या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज दीजिएगा जिससे हम ये जान पाए कि आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली अभी तक आपके 2 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि हमने अब तक एग्जाम में आने वाले लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए हैं और धीरे धीरे जब आप इन 12 क्वेश्चनों को कर पाओगे तो आप जान पाओगे आपने लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो यही हमारा प्रयास रहेगा उज्जवल डिफेंस एकेडमी की ओर से, जिसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दिया गया होगा कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक। दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक को कहा जाता है न्यूक्लियस है। केंद्रक को कोशिका के मस्तिष्क के साथ साथ कोशिका का क्या कहा जाता है? मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर सारे काम, कोशिका को कंट्रोल करने का काम ही कौन करता है दोस्तों? आपका केंद्रक करता है। इसलिए केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क व कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। सर बाकी ऑप्शन के बारे में बिल्कुल हाँ, यहाँ से भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा यदि आपसे पूछा जाता है बच्चे कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा आपका लाइसोसोम से। तो यहां से क्वेश्चन आता है सर कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग या सर एटम बम, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाएगा? तो कहा जाएगा आपका लाइसोसोम से। तो यहाँ से भी आपके ये 3 क्वेश्चन सोल्व हुए कि सर एटम बम किसे कहा जाएगा? लाइसोसोम को। सर कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाएगा? लाइसोसोम को। सर सेल का सुसाइडल बैग किसे कहा जाएगा? लाइसोसोम को। सर राइबोसोम्स को फिर क्या कहा जाएगा? बेटा राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाएगा आपका राइबोसोम्स। यहाँ केंद्रक आपने जान लिया। सर केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मैनेजर व कोशिका का मस्तिष्क। अगला है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। सर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? देखिएगा बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे आप क्या करते हो सर? हम सांस लेते हैं। सर सांस लेने का फायदा क्या है? सांस लिया और बाहर निकाल दिया, बस यही काम है हमारे सांस लेने का? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ आप पहले समझिएगा जो हमने खाना खाया है वो डायरेक्टली हमें ऐसे एनर्जी नहीं देगा।
जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट किस फॉर्म में होगा, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। दोस्तों जो ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूट जाएगा दोस्तों, तो टूट जाएगा एटीपी के अंदर। और एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो ये आपको एनर्जी मिली कहां से, वो मिली आपको कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसीलिए सर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता। तो बताइएगा बच्चे, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ आपने सर क्या क्वेश्चन दिया, इसके अलावा भी यहाँ से और क्वेश्चन आते हैं। सर श्वसन दो तरीके का होगा, जो हम फेफड़ों के द्वारा करते हैं उसको कहा जाता है बाह्य श्वसन, और जो कोशिका के अंदर श्वसन का काम करते हैं उसको कहा जाता है अंत श्वसन। तो क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, कोशिका का अंत श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का अंत श्वसन स्थल या इंटरनल रेस्पिरेटरी प्लेस या कोशिकीय श्वसन। तो आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइएगा कोशिकीय श्वसन स्थल किसे कहा जाएगा, तो कहा जाएगा आपका किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। यह क्वेश्चन आएगा अंत श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। यह कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसे कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये 3 क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में आए होंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाएगा। अभी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और मेरे हिसाब से आपको ये उत्तर आता ही होगा। जल्दी से आप अपना कमेंट बॉक्स आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अंत प्रदर्वी जालिका, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी केंद्रक या ऑप्शन डी सूत्र कणिका। मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूं कि कोशिका का जो दोस्तों रेस्पिरेटरी प्लेस है वो किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ईआर को, या सर वैकुलस या राजधानी को, या न्यूक्लियस को, या माइटोकॉन्ड्रिया को। जल्दी से बताइएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सॉरी ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चे, सूत्र कणिका भी कहा जाता है। इसके अलावा सर हम और बात करते हैं कि ऑप्शन ए सर अंत प्रदर्वी जालिका का क्या कोशिका में कोई काम होता है, बिल्कुल हाँ कोशिका का काम होता है। जिस तरीके से आपके रीढ़ की हड्डी आपको एक मैकेनिकल क्या दोस्तों सहारा देने का काम करती है, तो उसी तरीके से आपका अंत प्रदर्वी जालिका भी कोशिका को सहारा देने का काम करते। इसीलिए आपका अंत प्रदर्वी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। तो स्केलेटन ऑफ सेल किसे कहा जाएगा, अंत प्रदर्वी जालिका को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा, रसधानी। सर रसधानी का क्या काम होता है बेटा, जो आपकी कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर एक खाली जगह होती है, उस खाली जगह का प्रयोग आपकी कौन कोशिका किसके लिए करेगी, भोजन को इकट्ठा करने के लिए करेगी या पैकिंग के लिए करेगी। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, रसधानी को पैकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, पैकर भी कहा जाएगा। केंद्र का पढ़ चुके हो सर, केंद्र को क्या कहा जाता है, कोशिका का मैनेजर कहा जाता है, वह कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और यहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का अंत श्वसन स्थल या कोशिका का क्या दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कहां पर संपन्न होगा दोस्तों, सूत्र कणिका। तो उम्मीद है आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हम 5वें क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जल्दी से आप भी रीड कर लीजिएगा कि कोशिका
का एटम बम किसे कहा जाता है? जी जी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले अभी सीखा था। हम रिपीट करते हैं कि कोशिका का एटम बम किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए राजधानी को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी राइबोसोम्स को, या ऑप्शन डी लाइसोसोम्स को। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया भी होगा और इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? लाइसोसोम्स। तो दोस्तों लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? कोशिका का एटम बम, या सुसाइडल बैग, या आत्मघाती थैली किसे कहा जाएगा? बच्चे आपका लाइसोसोम। यह अभी आपने थोड़ी देर पहले भी सीखा था कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा आपका राइबोसोम्स को। आपने अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर ग्रह। कोशिका का पावर ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। और राजधानी को क्या कहा जाएगा? पैक्कर भी कहा जाएगा। अब देखिएगा, जैसे जैसे आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान लग रहे होंगे। उसका फायदा क्या है? क्योंकि आप पहले चीजों को डिटेल में पढ़ रहे हो और आने वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आसान लग रहे हैं। तो इसका फायदा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन दीजिएगा, आप उसके अंदर आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रक की खोज किसने की थी? जल्दी से आप भी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और हम ऑप्शन आपको देते हैं। वो ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, या ऑप्शन डी लुई पास्चर। लगभग मोस्टली नेम की बात करूं तो सभी लगभग रॉबर्ट 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 ही हैं और सिर्फ एक को छोड़कर लुई पास्चर। जल्दी बताइएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर रॉबर्ट हुक के द्वारा तो हमारी कोशिका की खोज की गई थी, तो ये भी इसका राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। इसके अलावा सर लुई पास्चर के द्वारा क्या किया गया? हर बच्चा जानता है कि रेबीज का टीका किसके द्वारा बनाया गया था? तो रेबीज का टीका बनाया गया था दोस्तों किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी डीएनए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जीन, या ऑप्शन बी गुणसूत्र, या ऑप्शन डी डीएनए। दोस्तों होता क्या, आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। हम सभी ने अभी देखा प्रत्येक जो जीव है उस जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाएगा? कोशिका को कहा जाएगा। और जो कोशिका होती है दोस्तों, कोशिका के अंदर क्या होता है? सर आपने अभी लिखकर बताया था, बाहरी आवरण को क्या कहा जाएगा? कोशिका झिल्ली, और अंदर के आवरण को कहा जाएगा सर केंद्रक। तो कोशिका के अंदर क्या होता है बच्चे? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। सर इस केंद्र के अंदर क्या होगा? केंद्र के द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? केंद्र के द्रव भरा रहता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सर इस केंद्र द्रव के अंदर क्या होता है? सर इसके अंदर होता है डीएनए, और इसी डीएनए को ही क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी की तरफ है कि आपका आनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा डीएनए को। और सर जीन और गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? यदि आप क्या करोगे? डीएनए के टुकड़े करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? जीन। तो यदि आपका क्वेश्चन आता है सर जीन को क्या कहा जाता है, तो आनुवांशिक इकाई। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा आपका आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाएगा? जीन को। और अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी का वाहन, व्हीकल ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाएगा? तो आनुवांशिकी का वाहन कहा जाता है किसको? गुणसूत्र को। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा कि आनुवांशिकी की इकाई किसे कहा जाएगा? जीन को। और आनुवांशिक का वाहन किसे कहा जाएगा? गुणसूत्र को। और आनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाएगा? डीएनए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए वाटसन व क्रिक के द्वारा, या ऑप्शन बी वाटसन व आर्थर के द्वारा, या ऑप्शन सी फ्रेडरिक मेसर के द्वारा, या ऑप्शन डी विर्चाउ। जल्दी से आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई। अभी आपको मैंने बताया था न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा? कोशिका। उस कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा जाएगा? कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर क्या होगा? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होगा? केंद्रक द्रव्य, जिसको कहा जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या होगा? डीएनए। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय जाता है ऑप्शन सी, जिसका नाम है फ्रेडरिक मेसर। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय किसको जाएगा? फ्रेडरिक मेसर को। अब सर न्यूक्लिक अम्ल या तो आपका एक समय में डीएनए होगा या क्या होगा? आरएनए होगा। और इस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर यदि पूछा जाए डीएनए, जो आपका डीएनए की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपका डीएनए भी एक प्रकार का केंद्रक द्रव्य है। और इस डीएनए संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपका डीएनए संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? वाटसन एवं क्रिक। और डीएनए संरचना कैसी होती है? तो ये संरचना होती है द्विकुंडलित। तो यहां से भी काफी बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि डीएनए संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? वाटसन और क्रिक को जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि सर वाटसन और आर्थर के द्वारा क्या किया गया? वाटसन और आर्थर के द्वारा भी क्या किया गया था दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की गई थी। और उस न्यूक्लिक अम्ल का नाम है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिस तरीके से डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई, तो आरएनए संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? वाटसन व आर्थर के द्वारा। और ये जो आरएनए संरचना, जिस तरीके से डीएनए द्विकुंडलित संरचना है, तो आरएनए कैसी संरचना है? एक कुंडलित। उम्मीद है आपको ऑप्शन बी भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सर विर्चाउ के द्वारा क्या किया गया था? विर्चाउ के द्वारा कोशिका विभाजन की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? विर्चाउ के द्वारा की गई थी। आप सभी जानते हो कि जितने भी आपके द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर दो प्रकार का दोस्तों कोशिका विभाजन होता है, जिसको कहा जाता है आपका सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। वो आगे हम धीरे धीरे जैसे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो उसको भी जान लेंगे। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक लक्षणों की जांच के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी आरबीसी। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिएगा कि आनुवंशिक लक्षणों के लिए किसका प्रयोग होगा। आप सभी जानते हो कि आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका डीएनए का। तो ऑब्वियसली बात है आनुवंशिकी की जांच में दोस्तों, आनुवंशिक लक्षणों की जांच में दोस्तों किसका प्रयोग होगा? डीएनए का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसे सर आरएनए का ये तो फिर कहां पर होगा? दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? आरएनए का। ऊर्जा के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। सर आरबीसी का यूज कहां पर होगा? आप भली भांति जानते हो कि ऑक्सीजन को लेकर आना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाना। दोस्तों जो आपका गैसों का परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? आरबीसी के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे दोस्तों ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, या ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, उन सभी की जांच भी किसके द्वारा होगी? आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के माध्यम से होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा होती है? आरबीसी पर स्थित जो आकृतियां होती है उनके आधार पर, जिन्हें कहा जाता है एंटीजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में एलोसोम गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? और आपके सामने ऑप्शन है ए 46, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22, या ऑप्शन डी 1। जल्दी से आप बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन की तरफ अभी दौड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने 46 भी कहीं ना कहीं पढ़ा है,
23 भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत कम बच्चों ने 22 या 1 पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जल्दी से आप भी दीजिएगा। बहुत सारों के बच्चों के मन में जा रहा है ऑप्शन है ए को बताएं या बी को बताएं, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि मानव के अंदर एलोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1। और इस एलोसोम को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जो गुणसूत्र होता है, आप सभी जानते हैं मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। दोस्तों इन 46 गुणसूत्र को यदि हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएंगे आपके जोड़े, और जोड़े कितने होंगे? 23 जोड़े होंगे। यदि आपके पेपर में सिंपल ये क्वेश्चन आता है, बताइएगा मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव में देखो सिंपल, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते, कितने पाए जाते, तो इसका उत्तर क्या होता? 46। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते, तो ऑप्शन होता है आपका 23। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे एडवांस बढ़ गया। यहां से आपसे पूछा क्या है कि मानव के अंदर कितने एलोसोम्स गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये एलोसोम क्या है? यदि हम इन 23 जोड़ों को फर्दर आगे डिवाइड करते हैं तो इनके अंदर से दोस्तों 22 जोड़े हमें क्या मिलेंगे? एक समान मिलेंगे। और इन 22 जोड़ों को क्या कहा जाता है बच्चे? ऑटोसोम कहा जाता है। सर इन ऑटोसोम का काम क्या होगा? आपने अक्सर देखा है यदि हमारे माता पिता लंबे होते हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, माता पिता यदि गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे। तो कहने का मतलब यह है जितने भी जो भी अनुवांशिक गुण होते हैं, जो पैतृक के गुण होते हैं वो किसमें आ जाते हैं? बच्चों के अंदर आ जाते हैं। और ऐसे गुणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक गुण कहा जाता है। और उन गुणों को आगे ले जाने का काम कौन करते हैं? आपके ऑटोसोम। तो यहाँ पर 23 में से 22 जोड़े गुणसूत्र को कहा जाता है ऑटोसोम। अब बच जाता है 23वां जोड़ा, जो एकमात्र जोड़ा बचा है, और यही आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। मानव में एलोसोम जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 1। तो सर जैसे आपने बताया ऑटोसोम का काम क्या होता है बेटा? अनुवांशिक गुणों को आगे ले जाना। तो सर आपका जो 23वां जोड़ा होता है जिसको क्या कहा जाता है? एलोसोम कहा जाता है। इसका काम क्या होगा? दोस्तों एलोसोम को कहा जाता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र या सेक्स डेटरमाइन हार्मोन, जिसका काम होता है दोस्तों ये बताना कि जो आपका शिशु होगा या जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की, वो डिपेंड करता है 23वें गुणसूत्र के ऊपर जिसको कहा जाता है एलोसोम। यदि आपका एलोसोम XX है तो बच्चे का जो जन्म होगा वो किस रूप में होगा दोस्तों? लड़की के रूप में होगा, गर्ल के रूप में होगा। और यदि एलोसोम XY है तो बच्चे का जन्म किस रूप में होगा? लड़के के रूप में होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको 10वां क्वेश्चन अब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछता है बताइए गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46। और जोड़े कितने होते हैं बेटा? 23। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है सर? 22 जोड़े। और एलोसोम की संख्या कितनी होती है? 1। और एक कौन सा जोड़ा सर? 23वां जोड़ा क्या कहलाएगा? एलोसोम्स या लिंग निर्धारण गुणसूत्र या सेक्स डेटरमाइन क्रोमोसोम्स। और इसके ऊपर सर क्या डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म है लड़के के रूप में होगा या लड़की के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिपेटोलॉजी या ऑप्शन सी जेनेटिक्स या ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो जीन होते हैं जिनका काम क्या होता है? अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करना? संचरित करना या उनका स्थानांतरण करना। तो वही है दोस्तों कि जिनका अध्ययन क्या कहलाएगा? तो जिनका अध्ययन कहलाएगा ऑप्शन सी जेनेटिक्स। तो जिनका अध्ययन क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। आगे सर साइटोलॉजी क्या है? आप सभी जानते हो कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। सर हिपेटोलॉजी क्या है? जो आपका लीवर होता है, यकृत होता है, तो लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो लीवर के अध्ययन को कहा जाएगा हिपेटोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिनका अध्ययन कहलाएगा जेनेटिक्स। न्यूरोलॉजी क्या है? तो जो बच्चे आपका ब्रेन होता है
जो ब्रेन बना होगा वो किन कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, तो वो न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो आपका ब्रेन या न्यूरॉन की स्टडी को क्या कहा जाएगा, न्यूरोलॉजी। और ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहा जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजी क्या है, दिमाग का अध्ययन। ब्रेन की स्टडी क्या कहलाएगी दोस्तों, न्यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क की इकाई किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी एल्वियोलाई, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी हिपेटिक कोशिका। दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट 2 सेकंड पहले ही बताया था कि आपका दिमाग या ब्रेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। मतलब सर, क्योंकि सर जो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई है उसको कहा जाता है दोस्तों क्या, न्यूरॉन। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, मस्तिष्क या ब्रेन की इकाई क्या कहलाएगी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रत्येक जीव की सबसे छोटी जो कोशिका होती है, आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक जीव किससे बना है, कोशिका से बना है। ठीक है दोस्तों, और कोशिका क्या होती है, प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहां से आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर नेफ्रॉन किस चीज की इकाई है, मतलब किन कोशिकाओं के मिलने से कोई अंग बना है। आप सभी जानते हो कि जो हमारी किडनी होती है या गुर्दे होते हैं, इनकी सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों, नेफ्रॉन। तो हमारे गुर्दे किस चीज के बने होंगे, नेफ्रॉन कोशिका। सर एल्वियोलाई के हैं। जो आपके बच्चे फेफड़े होते हैं, उन फेफड़े किन कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो उनको कहा जाएगा एल्वियोलाई, फेफड़े। तो फेफड़े किन कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, या फेफड़े की इकाई किसे कहा जाएगा, एल्वियोलाई को। और आपने अभी देखा कि जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है दोस्तों, तो मस्तिष्क की इकाई को क्या कहा जाएगा, न्यूरॉन। अब बच जाता है आपका हिपेटिक। ये भी क्वेश्चन अभी आपने जाना था कि सर लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, हिपेटोलॉजी कहा जाएगा। तो जो लीवर बना होता है वो किन कोशिकाओं से बना होता है, हिपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। और हमने जो हमारा क्वेश्चन रह गया था कि रॉबर्ट कोच के द्वारा किस टिक्के की खोज की गई थी, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा किसकी खोज की गई थी दोस्तों, टीबी के टिक्के की खोज की गई दोस्तों। गलत बताने से अच्छा ये था कि आपको थोड़ी देर रुककर बताया जाए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।